नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। हर गुजरते दिन के साथ ब्लैक फंगस से जुड़ी चिंताएं बढ़ती जा रही। ये बीमारी महामारी की तरह फैल रही है। हरियाणा, तमिलनाडु, असम, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। अब तक ब्लैक फंगस का खतरा डायबिटीज के रोगियों, कोविड के मरीजों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों पर बताया जा रहा था, लेकिन अब जैसे इस बीमारी के केस सरकार और हेल्थ केयर सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हैं। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का केस सामने आया है। ऐसे हालात में पीएम मोदी ने भी चिंता जताई है। आज ब्लैक फंगस पर सरकार और हेल्थ केयर सिस्टम के एक्शन प्लान को डिकोड करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ब्लैक फंगस के साथ साथ जो व्हाइट फंगस को लेकर तरह तरह की खबरें फैली हुई हैं, उनकी सच्चाई क्या है और व्हाइट फंगस के मामलों में कितनी गंभीरता है। पटना में व्हाइट फंगस के केस सामने आने के बाद अचानक ये बीमारी भी फोकस में आई, लेकिन इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए हमारी टीम ने एक्सपर्ट से बात करके आपको जागरूक करने वाली रिपोर्ट तैयार की है। इसे जरूर देखिएगा। कोविड काल में वैक्सीन और दवाओं की किल्लत ने लोगों के धैर्य की परीक्षा ली है और बहुत सारे लोगों को समय पर जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पाई हैं। वैक्सीन के स्लॉट के लिए भी लोग चक्कर काट रहे हैं। इन हालात को सुधारने के लिए सरकार का एक्शन प्लान क्या है, वैक्सीन और दवाओं की आपूर्ति सुधारने के लिए क्या काम हो रहा है, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जब भी देश संकट में होता है तो भारत की रक्षा करने वाले वीर जवान पूरे हौसले के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा में जुट जाते हैं। आज भारतीय सेना के तीनों अंगों की उस जॉइंट सेवा के बारे में आपको बताएंगे, जो इस मुश्किल समय में भी सकारात्मकता और उम्मीद का संचार करती है। ये आज की पॉजिटिव खबर है। और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। डीआरडीओ ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन का पता लगाने वाली एंटीबॉडी किट डिपकोवन तैयार की है। इस एंटीबॉडी किट को आईसीएमआर और डीसीजीआई का अप्रूवल मिल गया है। इस टेस्ट का नतीजा 75 मिनट में आ जाता है और इस किट को 18 महीने तक रखा जा सकता है। इसका खर्च 75 रुपए प्रति टेस्ट होने की उम्मीद है, यानी कम कीमत पर तेज टेस्ट और सटीक नतीजा। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये महामारी की तरह फैलने लगा है। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का केस सामने आया है, यानी इस बीमारी की पकड़ बच्चों पर भी हो गई है और इसके संक्रमण की वजह और इलाज को लेकर भी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 7,250 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए, जहां ब्लैक फंगस के 1,500 मरीजों में से 90 की मौत हुई। इसके बाद गुजरात में सबसे ज्यादा 1,163 केस आए और 61 मरीजों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 575 केस आए और 31 की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 268 और दिल्ली में 203 केस की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां ब्लैक फंगस के 200 से कम केस आए हैं। बढ़ते केसेस के बीच अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल हैं। अब इन राज्यों में ब्लैक फंगस के केस, मौतों और दवा का हिसाब रखना होगा। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि वो ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट 1897 के तहत गंभीर बीमारी घोषित करें। एम्स दिल्ली ने भी कोविड वार्ड में ब्लैक फंगस का जल्द पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में कोविड वार्ड में जोखिम वाले सभी मरीजों की पहचान कर उनकी ब्लैक फंगस की शुरुआती जांच करने को कहा गया है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज होने तक हर हफ्ते ब्लैक फंगस की जांच की जाएगी। मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद भी हर 2 हफ्ते में 3 बार फॉलोअप जांच करने का निर्देश भी एम्स दिल्ली ने जारी किया है। कोरोना मरीजों के अलावा उनकी देखभाल करने वालों को भी ब्लैक फंगस के लक्षण पर नजर रखने की सलाह दी गई। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार और सिस्टम के एक्शन प्लान को डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर झेल रहा है प्रदेश। राज्य में 850 एक्टिव केसेस हैं। 90 लोगों की म्यूकोरमाइकोसिस के चलते मौत भी हो गई है। पूरा जो वार्ड है वो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ही खोल दिया गया है। 300 से अधिक पेशेंट इस म्यूकोरमाइकोसिस के वार्ड में एडमिटेड है। ब्लैक फंगस को राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक
कोरोना के बीच ब्लैक फंगस अब न सिर्फ लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है, बल्कि अहमदाबाद में आज बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला केस आ गया। 13 साल के बच्चे का अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया। ये बच्चा कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसकी मां की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। आजकल हम ये देखते हैं कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो बच्चे ज्यादा मेदस्वी होते हैं, मतलब ओबेस होते हैं, तो वो ज्यादातर 13-14 साल के बच्चे भी एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो उनको भी कभी जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है तो बहुत कम नंबर में, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, आईसीयू केयर करनी पड़ती है, ऑक्सीजन और ये सभी दवाइयां देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको भी ये हाई रिस्क जोन में आना पड़ता है। तो जाके ये म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में या एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हो सकता है। ब्लैक फंगस से पीड़ित 13 साल के बच्चे की जान बचा ली गई, लेकिन इस फंगल इन्फेक्शन से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में डर और सरकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद ब्लैक फंगस के हर केस को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस महामारी के बीच सबसे बड़ी चिंता इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की भारी कमी है। ये दुर्लभ बीमारी है, जिसकी वजह से अस्पतालों में इसकी दवा का काफी शॉर्टेज है। The one and only major problem is non-availability of lyophilized amphotericin B, which is the mainstay of treatment. There is an acute short supply of amphotericin B. In fact, all our patients who are admitted are not getting adequate dosage at all, because our usual stockists, usual suppliers have all refused to supply any vials to us, saying that all the medicine is going to be procured by the government. ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की कमी की शिकायतें हर राज्य से मिल रही हैं, जिसकी शॉर्टेज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन विदेश से आयात करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी की कमी सामने आने के बाद अब इसके उत्पादन के लिए 3 दिन में 5 कंपनियों को मंजूरी दी है। देश में 6 दवा कंपनियां पहले से ही एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बना रही थीं, जिन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसिन बी की 6 लाख डोज के आयात के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। राज्य सरकारों के साथ साथ अब केंद्र सरकार भी ब्लैक फंगस की रोकथाम और इलाज के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। साथ ही ब्लैक फंगस से बचाव और उसके इलाज को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने वाले अभियान भी जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट सतर्क करते हैं कि कोरोना के जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स दिए गए, उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। डायबिटीज मरीजों को स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर लंबे वक्त तक स्टेरॉइड्स दिए जाएं, तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर्स कोरोना मरीजों के इलाज में ज्यादा सतर्कता बरतें। If you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucus, so that you can consult your doctor immediately. ब्लैक फंगस की बीमारी अगर हद से बढ़ जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसके लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान करें। आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वो सूज जाए, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हों,
दांत हिलने लगे। ये वो शुरुआती लक्षण हैं जिनको पहचान कर अगर तुरंत इलाज शुरू हो जाए तो दवाइयों से ही ब्लैक फंगस ठीक हो सकता है। ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। जब ये फेज 2 में जाता है कि जैसे आंखों में चला गया और कईयों की आपने देखी है कि आईज भी बहुत फूल जाती है, उसमें कई बार आई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उसके बाद स्टेज 3 जब ब्रेन में चला जाए। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई दवाइयां तो हम 3-3 महीने भी देते हैं जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस बीमारी के अटैक ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिससे निपटने के लिए सिस्टम एक्टिव हो चुका है। लेकिन इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। ब्लैक फंगस बीमारी बहुत तेजी से शरीर में फैलती है। अगर वक्त पर इसकी पहचान न हो तो इसका इलाज लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जल्द से जल्द इस बीमारी का पता लग सके, जिसके लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल ने ब्लैक फंगस की पहचान करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के अनुसार दिन के उजाले में पूरे चेहरे की गौर से जांच करें। देखें कि नाक, गाल, आंखों के आसपास की त्वचा काली और सख्त तो नहीं हो रही। नाक, गाल, आंखों के आसपास त्वचा को छूने पर दर्द तो नहीं हो रहा। टॉर्च की रोशनी से मुंह या नाक के अंदर कालापन और सूजन को चेक करें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अप्रैल 2021 में अमेरिका के नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केसेस को लेकर एक रिसर्च पेपर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि दुनिया में ब्लैक फंगस के 3 में से 2 मरीज भारतीय हैं। मार्च 2021 तक कोरोना के जितने मरीजों में ब्लैक फंगस के केस मिल रहे थे, उनमें से 71% अकेले भारत से सामने आए। दुनिया में कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हुए 94% मरीजों को पहले से डायबिटीज थी, जबकि 67% मरीजों को अनियंत्रित डायबिटीज थी। ब्लैक फंगस के 95% केस उन मरीजों में सामने आए जो कोरोना से गंभीर और अति गंभीर रूप से पीड़ित थे। जाहिर तौर पर ब्लैक फंगस का सबसे बड़ा शिकार भारत ही हो रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार सभी राज्यों से इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दे चुकी है। राज्य सरकारों ने इस बीमारी से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये आपको अब दिखाते हैं। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस में ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, इसलिए वहाँ पर उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार से भी हमने अपना हिस्सा जो है वो मांगा है कि वो हमें दिया जाए। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू की है। करीब 50-60 मरीज यहाँ भी भर्ती हैं। उनकी दवाओं की प्रिक्योरमेंट के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। भारत सरकार ने इसकी जो दवा है एमपी एम्फोटेरिसिन, उसको भी अपने अंडर में ले लिया, अधिकृत कर लिया है। तो हम अपने राज्य के जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं
उसके मुताबिक हमने अपना डिमांड उनको भेजा है, तो संभवतः वो हमको दवा उपलब्ध कराएंगे और ये दवा भी सारे चिकित्सालय जहां पर ये इलाज चल रहा है इनका, उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। पहले कोरोना महामारी और अब ब्लैक फंगस ने महामारी का रूप ले लिया है। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है और इस बीच एक और खतरा पैदा हो गया है जिसका नाम है व्हाइट फंगस, जिसके 4 मरीज पटना में सामने आए। क्या है ये व्हाइट फंगस और ये कैसे ब्लैक फंगस से अलग है, इस पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। ब्लैक फंगस के बीच अब व्हाइट फंगस के मरीज भी आने लगे हैं। व्हाइट फंगस के कम से कम 4 मामलों का पता बिहार के पटना में चला है। हालांकि अभी भी व्हाइट फंगस को लेकर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, जैसे कि इसका सबूत नहीं है कि व्हाइट फंगस का संक्रमण अन्य राज्यों में भी फैल रहा है या नहीं। ना ही ये पता चल पाया है कि आखिर इस नए संक्रमण को क्या खतरनाक बनाता है। कहीं कहीं पे एक वाइट फंगस भी लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दैट इज कैंडिडा की बात कर रहे हैं। कैंडिडा पहले भी होता था, जिनकी भी इम्यूनिटी घटती है, चाहे वो कैंसर का दवा चलने के चलते होता हो, ट्रांसप्लांट का दवा चलने के चलते होता हो, डायबिटिक है इसके चलते हो रहा हो, या स्टेरॉइड चल रहा है उसके चलते हो रहा है, ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मेरे हिसाब से लोगों को सजग रहना चाहिए, डॉक्टर्स को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत मुश्किल नहीं है इसको डायग्नोज करना, बहुत इजीली डायग्नोज होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज द की टू द डिजीज। अभी तक ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बीच जो अंतर पता चला है वो ये है कि ब्लैक फंगस अब तक कोरोना के उन मरीजों में पाया गया है जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए, जबकि व्हाइट फंगस के केस उन मरीजों में भी संभव हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग्स, किडनी, आंत, पेट, यहाँ तक कि नाखूनों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस ज्यादातर मृत्यु दर के लिए जाना जाता है, जबकि व्हाइट फंगस के साथ ऐसा मामला है या नहीं ये अभी तक अज्ञात है। डॉक्टर्स कहते हैं कि व्हाइट फंगस एक सामान्य फंगस है जो कोरोना महामारी से पहले भी लोगों को होता था। कोविड से इसका कोई खास नाता नहीं है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है उनमें ऐसी कंडीशन पाई जा सकती है। ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है अगर साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो। देखिए, जो ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस है वो एक अलग प्रजाति का फंगस है, लेकिन वो भी ऐसे ही मरीजों में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी ओवरऑल कम है। जो म्यूकर माइकोसिस है वो नाक से एंटर करके नाक के पीछे के साइनसेस को, आँखों को और ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो फंगस है कैंडिडा, अगर ये ब्लड में एक बार उतर जाए तो वो ब्लड के थ्रू ब्रेन, हार्ट, किडनी और बोन्स इत्यादि सभी अंगों में फैल सकता है। इसलिए ये काफ़ी खतरनाक फंगस माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पटना के अस्पताल में भर्ती व्हाइट फंगस के सभी मरीजों में कोविड-19 से मिलते जुलते लक्षण थे, लेकिन कोरोना जांच में निगेटिव पाए गए। एंटी फंगल दवाइयों से उनका इलाज किया गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि जिस तरह कोविड-19 के गंभीर मामलों में अतिरिक्त स्कैन की आवश्यकता होती है, उसी तरह व्हाइट फंगल संक्रमण का पता लगाने के लिए HRCT स्कैन परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। ये इन्फेक्शन भी जानलेवा है अगर वो सिस्टमिकली प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड में प्रेजेंट है या फिर हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लंग में प्रेजेंट है। ये इन्फेक्शन जो है, इसको लगने वाली दवाइयां थोड़ी अलग है। इसके लिए फ्लुकनाजोल दिया जाता है या वोरिकनाजोल दिया जाता है। ये बीमारी को व्हाइट बोला जाता है बिकॉज इसमें व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन फॉर्म होता है कैंडिडा के कारण, या फिर व्हाइट कलर का ग्रोथ देखा जाता है जब हम उसको माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं, डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। ये ब्लैक फंगस से क्यों अलग है? क्योंकि इसका तो एक तो है कि ये इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है जस्ट लाइक ब्लैक फंगस, बट इसको लगने वाली ट्रीटमेंट अलग है। जानलेवा कोई भी फंगल इन्फेक्शन जब ब्लड स्ट्रीम से फैलना स्टार्ट होता है तो वो वैसे ही जानलेवा हो जाता है। जानकार कहते हैं कि ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्हाइट फंगस के केस में अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर इस बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है।
व्हाइट फंगस का अन्य राज्यों में फैलने का अधिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिल्कुल ब्लैक फंगस की तरह यह भी बहुत तेजी से फैल सकता है, लेकिन ये कितना जानलेवा है इसके बारे में भी इस समय डेटा अवेलेबल नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की पहली लहर में मिली कामयाबी दूसरी लहर में धाराशायी हो गई। अस्पतालों की हालत ने सारी तैयारियों की पोल खोल दी। यही वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर के अलर्ट को सरकार अभी से गंभीरता से ले रही है। वैक्सीन प्रोग्राम को तेज करने की रणनीति बनाई गई है। दिसंबर के अंत तक लगभग 216 करोड़ वैक्सीन डोज हासिल करने का लक्ष्य है। सरकार की क्या तैयारी है, क्या रोड मैप है, इसे विस्तार से समझिए। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बेदम कर दिया। अस्पताल मरीजों से भर गए, सिस्टम हांफने लगा। न बिस्तर था, न वेंटिलेटर, सांसें भी भारी हो गईं। ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं। और अब तीसरी लहर का खतरा सामने है। अच्छी बात यह है कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से सजग हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर से हुए जानमाल के नुकसान से सबक लेते हुए मोदी सरकार ने अब पूरे देश में वैक्सीन के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित किसी भी दवाई की किसी भी स्तर पर कोई कमी न पड़े, इसके उत्पादन को लेकर अब मोदी सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि तीसरी लहर का आना तय है। इसके वैज्ञानिक सबूत हैं कि तीसरी लहर में वायरस का म्यूटेंट ज्यादा ताकतवर रहेगा। कुछ विशेषज्ञों ने डर जताया है कि तीसरी लहर में बच्चों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार कमर कस चुकी है। आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको हम विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि कोरोना संक्रमित लोगों को दवाई और अस्पताल की कमी न पड़ने पाए। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि वैक्सीनेशन मुहिम को युद्ध स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए। तीसरा ये कि नए म्यूटेंट से निपटने के लिए वैक्सीन को अपडेट भी किया जाए। सरकार का फिलहाल पूरा फोकस वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने और उसे पूरे देश में आसानी के साथ पहुंचाने पर है। देश में अभी तक 19 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, लेकिन ये संख्या आबादी को देखते हुए बहुत कम है। यही वजह है कि सरकार वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। भारत में लगातार वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने इस बात को लेकर के सवाल उठाया था कि वैक्सीन उनके राज्यों में नहीं पहुंच रही है। यही वजह है कि भारत सरकार और भारत बायोटेक की तरफ से इस कंपनी यानी बिबकॉल कंपनी को एक समझौता किया गया है और इसमें फार्मूला ट्रांसफर करने के बाद इस कंपनी के जरिए कई डोज वैक्सीन के बनाए जाएंगे। बिबकॉल यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी में सितंबर से वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। लक्ष्य कोवैक्सीन के 1 करोड़ डोज बनाने का है। इतना ही नहीं, दिसंबर के आखिरी तक 2 करोड़ डोज के उत्पादन का लक्ष्य है। भारत सरकार ने जो हमको प्रोडक्शन करने के लिए टाइमलाइन दिया है, उसके हिसाब से हम सितंबर अक्टूबर में यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और 10 मिलियन डोजेज मतलब 1 करोड़ डोज हम हर महीने बनाएंगे, जो हमारा इनिशियल टारगेट है। उसको हम स्केल अप करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम भारत सरकार की मदद करेंगे, जिससे कि इस रोग से बच्चे बड़े सब बच सकें। इसके अलावा जर्मनी की 5 बड़ी कंपनियों ने भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए करार को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये कंपनियां कुल उत्पादन का 50% भारत को देंगी। 4 अन्य विदेशी कंपनियों ने भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार करने की इच्छा जताई है। भारत बायोटेक ने जनवरी से अप्रैल तक कोवैक्सीन की हर महीने 90 लाख डोज यानी कुल 3 करोड़ 60 लाख डोज का उत्पादन किया है। दिसंबर तक भारत बायोटेक और उसकी सहयोगी कंपनियां कोवैक्सीन की 78 करोड़ 70 लाख डोज सरकार को देंगी।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस साल के अंत तक कोविशील्ड वैक्सीन की 129 करोड़ डोज देगा। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का उत्पादन भी 5 कंपनियां करेंगी। दिसंबर तक ये देश में 25 करोड़ 81 लाख वैक्सीन डोज देंगी। Between 16th of January and 31st of July, we have said it earlier also, the country would have got something like 51 crore vaccines, and then between 1st of August to 31st of December, the country would have got almost 216 crore vaccine doses. So that means that by the end of this year, we would have got the capacity to vaccinate almost every adult in the country. उम्मीद है कि इससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आएगी और तीसरी लहर का खतरा कम होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। कोरोना को मात देने की लड़ाई लंबी है, अस्पतालों पर भारी दबाव है। ऐसे वक्त पर सेना के तीनों अंग यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शानदार भूमिका निभाई है। सेना के अस्पतालों में न सिर्फ नागरिकों का इलाज हो रहा है बल्कि विशेष अस्पताल बनाए गए हैं जहां तीनों सेना के अंगों के जो अफसर हैं लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुटे हुए हैं। युद्ध है कोरोना के अगेंस्ट और इसके लिए जैसे हम युद्ध के लिए तैयारी करते हैं वैसे हम इसके लिए तैयार होकर आए हैं और ये युद्ध जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। We all teamed up very well to deliver the care in emergency. हमें मौका मिला है कि देश की सेवा करने का और हम सभी मोटिवेटेड हैं। We are not afraid of dying. पेशेंट यहाँ से खुश होके ठीक होके जा रहा है। वॉर-लाइक सिचुएशन we have to face any time. Because we are trained like that. हर मुश्किल में हमारा जो मोटिवेशन लेवल वो एस्केलेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। सरहद पर पहरा हो, दुश्मन को दंड देना हो, साजिशों को नाकाम करना हो, तूफान हो, बाढ़ हो, हर जगह हर मोर्चे पर मौजूद रहते हैं भारत के ये वीर। कोरोना की त्रासदी में जब देश बुरी तरह कराह उठा तब सेना के तीनों अंगों के जवान वायरस की लहर के सामने डट गए। रक्षा के 2 सूत्र होते हैं, दुश्मन का खात्मा और जो अपने हैं उनका बचाव। अमूमन तो सरहदों पर युद्ध काल में हमने अपनी फौज को देखा है, लेकिन ये जो कोरोना काल है वो किसी युद्ध से कम नहीं है और इसीलिए इस युद्ध काल में किस तरीके से हमारे वर्दीधारी, हमारे सैन्य कर्मी, डीआरडीओ सब मिलकर अपनी पूरी ताकत से देश की रक्षा कर रहे हैं और देश का विश्वास बने हुए हैं। डीआरडीओ द्वारा स्थापित यह अस्पताल सेना के तीनों अंगों के एक साथ मिलकर वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ने का बेहतरीन उदाहरण है। फौज ने सिर्फ अतिरिक्त व्यवस्थाएं नहीं की हैं कोविड के लिए, बल्कि अपने अस्पतालों के दरवाजे भी आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, मरीजों के लिए खोल दिए हैं। इस समय जिस तरीके से जो ताजा रिटायर हुए थे यानी 2 साल के भीतर जो रिटायर हुए हैं मेडिकल स्टाफ फौज से, उन सबको वापस बुलाया गया है ताकि जो उनकी ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण रहा है अभी तक का, वो देश के काम आ सके। तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर अस्पताल के ऑपरेशंस को संभाल रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विशेषज्ञ डॉक्टर्स के हौसले बुलंद हैं। एक ही लक्ष्य है, जान बचाना। यहाँ पर शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, पोस्टिंग आई है मेरी यहाँ पर, एंड इट्स वेरी गुड हियर कि यहाँ पर वी आर सर्विंग द नेशन, वी आर डीलिंग विद द पैंडेमिक एंड वी आर सर्विंग एज मच पीपल एज वी कैन। जो हमारी अब तक ट्रेनिंग हुई है, जितना हमने पिछले साल से सीखा है, वो पूरा हम अभी अपने ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हुए जितना हमसे हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट फॉर द पेशेंट्स हु आर अनवेल। चुनौतियां सामने आती हैं तो हमारे जवानों का हुनर और हौसला निखर कर सामने आता है। ये किसी भी परिस्थिति में लड़ने और जीतने के लिए तैयार हुए हैं, फिर चाहे वो सरहद पर दुश्मन हो या फिर कोरोना वायरस। इनकी ट्रेनिंग बेमिसाल है। भारतीय फौज के जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं और खासकर जो ट्रेनिंग है, वो कैसे कोविड के इस समय में बहुत काम आ रही है, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि फौज कभी भी पैनिक करना नहीं सिखाती। घबराहट के समय में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जब भी मुश्किल बढ़ती है तो इनकी उस बढ़ती हुई चुनौती के साथ जज्बा, जोश, जुनून सब कुछ बढ़ जाता है और वो उस मुश्किल से आसानी से पार पा लेते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर होता है वो अनुशासन।
जो ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा काम आ रहा है। भीषण तनाव में मेडिकल कोर के ऑफिसर्स अपना सर्वोत्तम देते हैं। इनका काम न सिर्फ मरीज को बचाना है बल्कि परिवार को यह भरोसा देना है कि सब ठीक होगा। ये शब्द उन लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। With gradual time, he realizes कि नहीं, he will be treated, he will be looked after well. So that is the first kind of जो feeling, एक क्या बोलते हैं उसको, एक support जो मिलता है, that is the first thing. Then obviously, as I said, कि different staff are there who does different. So he is being looked after in a positive way, and the recovery is also good. भारतीय सेना का मनोबल हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों से भी ऊंचा है। जितनी बड़ी चुनौती, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना ही ऊंचा मनोबल। हमारी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम हर मुश्किल में हमारा जो मोटिवेशन लेवल वो एस्केलेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। मतलब हम ऐसा नहीं होता कि कोई दुर्गम या डिफिकल्ट सिचुएशन है तो मोटिवेशन गिर जाएगा, हमारा बढ़ता जाता है। डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए हथियार और उपकरण बनाता आया है, लेकिन कोरोना से जंग में वो अस्पताल बना रहा है, दवाई की खोज कर रहा है, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रहा है। सेना दुश्मनों से लड़ती है, देश की रक्षा करती है। इस त्रासदी में वो वायरस से लड़ रही है, देश को, देशवासियों को बचा रही है। सेना के इस जज्बे को आज तक का कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। अगले साल से लोगों के लिए मोबाइल नंबर की तरह ही मोबाइल वॉलेट पोर्ट करना आसान हो जाएगा, यानी वो एक ही वॉलेट से किसी भी दूसरे वॉलेट पर भुगतान कर सकेंगे। इसी तरह वो अपने वॉलेट पर किसी भी दूसरे मोबाइल वॉलेट से पेमेंट भी ले सकेंगे। आरबीआई ने इस सुविधा के लिए अप्रैल 2022 की तारीख तय की है। अगले साल से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही मोबाइल वॉलेट पेमेंट कंपनियों को बदलना भी मुमकिन हो जाएगा। इस बदलाव में ग्राहकों का पूरा डिटेल पहले की तरह बरकरार रहेगा, जबकि सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनियां बदल जाएंगी। इस बदलाव की जानकारी का सर्कुलर आरबीआई ने जारी किया है। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद पेटीएम, फोनपे और मोबीक्विक जैसी मोबाइल वॉलेट 2022 से इंटर ऑपरेबल हो जाएंगे, यानी अप्रैल 2022 से पूरी तरह से ऑपरेटेड मोबाइल वॉलेट यूजर्स अलग अलग मोबाइल वॉलेट से पैसे भेज और ले सकेंगे। जानकारों का भी मानना है कि इस सुविधा के आने से ग्राहकों के साथ साथ कारोबारियों को भी आसानी होगी और भुगतान की सुविधा को इससे काफी सरल बनाया जा सकेगा। आरबीआई ने जो ये नया निकाला है सर्कुलर, जिसके माध्यम से एक आम आदमी का वॉलेट पोर्टेबल रहेगा, हो चुका है, जिससे आज अगर फोन पे वॉलेट है तो आप पेटीएम पे ले जा सकते हैं एंड वाइस वर्सा। आपको दोबारा से मल्टीपल ऑपरेटर्स के पास नए नए वॉलेट्स रखने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर है, तो हमने एक एयरटेल से मोबाइल नंबर लिया और अगर हमें बीएसएनएल में जाना है या टाटा में जाना है तो आप अपना फोन नंबर बिना चेंज करे हुए आप वहां पर वॉलेट में जा सकते हैं। बेहतरीन सुविधा है, आदमी को बहुत राहत मिलेगी और जो अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके पास में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़ेंगे। इसके साथ ही मोबाइल वॉलेट के जरिए अब नगद निकासी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अब मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल 2000 रुपए तक नगद निकासी के लिए किया जा सकता है। नए नियमों के साथ एक पेमेंट वॉलेट या प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल एटीएम, माइक्रो एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर नकदी निकालने के लिए किया जा सकता है। सर्कुलर के मुताबिक वॉलेट की सीमा भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन सबसे खास बात इसमें जो जोड़ी गई है वो है कि ग्राहकों की शिकायतों के लिए भी तरीका बनाने की बात इसमें कही गई है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इस संबंध में शिकायतें संबंधी लोकपाल के दायरे में आती हैं, जो ग्राहकों की देनदारी सीमित करती है। मोबाइल वॉलेट पोर्टेबिलिटी का ये विचार वैसे तो अक्टूबर 2018 में ही आरबीआई ने जाहिर कर दिया था,
लेकिन इंटरपोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। उम्मीद है कि इस बार ये प्रोसेस वक्त पर पूरा कर लिया जाएगा और अप्रैल 2022 से ग्राहकों को ये नई सुविधा मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देश के ऑटो सेक्टर पर कोरोना की दूसरी लहर की जबरदस्त मार पड़ी है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने आशंका जताई है कि कोरोना के समय में लोगों के हेल्थ संबंधी खर्चों में हुई बढ़ोतरी का असर अब गाड़ियों की बिक्री पर पड़ना तय है। ICRA ने 2 व्हीलर्स की बिक्री पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की बात कही है। रोजगार मुहैया कराने में आगे रहने वाले देश के ऑटो सेक्टर की हालत कोरोना की दूसरी लहर में पतली हो गई है। ऑटो सेक्टर का लुढ़कना देश की आर्थिक विकास दर के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकती है। कोरोना की पहली लहर के बाद ऑटो सेक्टर तेजी से उभर रहा था, लेकिन दूसरी लहर के झटके ने अप्रैल के बाद मई में भी गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट की आशंका है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि देश की ऑटो इंडस्ट्री को कोरोना की दूसरी लहर से बड़ा नुकसान होना तय है। ICRA का कहना है कि इस बार संक्रमण की घुसपैठ देश के हर इलाके में है। शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर बरपा रहा है। इससे पिछले साल जिस ग्रामीण डिमांड ने ऑटो सेक्टर को पटरी पर लौटने में मदद की थी, वो इस बार ना मिलने से गाड़ियों की बिक्री में बड़ी गिरावट आ सकती है। ICRA का अनुमान है कि इस बार बिक्री में गिरावट की बड़ी वजह डिमांड में कमी होगी, जो कोरोना के चलते हुए नुकसान के चलते देखने को मिलेगी। ICRA का मानना है कि इस बार लोगों को इलाज पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी है। इससे उनके पास मनमर्जी की खरीदारी के लिए रकम नहीं बची है। बाकी लोग खराब सेंटिमेंट्स की वजह से गाड़ियों को खरीदने पर रकम खर्च करने से बचेंगे। ऐसे में गाड़ियों की बिक्री को तगड़ा झटका लगना तय है। ICRA की रिपोर्ट का दावा है कि बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट 2 व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिलेगी। ICRA के अनुमान के मुताबिक दोपहिया वाहनों की बिक्री अब कोरोना की दूसरी लहर के साए में 2021-22 में 10 से 12% ही बढ़ेगी। पहले 2 व्हीलर की बिक्री 2021-22 में 16 से 18% बढ़ने का अनुमान था। इसी तरह कारों की बिक्री में अब 17 से 20% की ही तेजी का अनुमान है, जो कि पहले 22 से 25% था। हालांकि ICRA ने भारी कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में तेजी बने रहने का भरोसा जताया है। रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि कंस्ट्रक्शन गतिविधियां और माइनिंग में तेजी के असर से इन वाहनों की बिक्री जारी रहेगी। फिलहाल दोहरे अंकों में जो वाहनों की बिक्री में तेजी नजर आ रही है, उसकी वजह लो बेस इफेक्ट है। दरअसल 2020-21 में वाहनों की बिक्री में गिरावट आई थी और इस साल की तुलना जब पिछले साल की बिक्री से की जाएगी तो पिछले साल बिक्री में हुई भारी गिरावट की वजह से बढ़त दोहरे अंकों में नजर आ सकती है। लेकिन अगर इसको 2019-20 के आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो हालत ज्यादा ही गंभीर नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.aajtak.in पर, या फिर आप डाउनलोड करें आज तक का मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।